नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिश्राणा। युगांतर मेडिकल केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक और क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के, और कैसे इसे समय रहते इससे बचा जा सकता है। और बताएंगे कि एक्यूट स्टेज में हेमीप्लीजिया में यानी हाफ साइड पैरालिसिस होने पे आप बेड पे कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं और बैठने का पोस्चर किस तरह से होना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स के रुकावट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। यानी ब्रेन को जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, जो न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन लेके जाती है, उसमें किसी तरह का रुकावट पैदा हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक बहुत सारे कारणों से हो सकता है। उसमें क्लॉट, ब्लड वेसल्स में क्लॉट आ जाना, फैटी चीज़ें आ जाना, एयर बबल्स आ जाना, एम्बोलाई जिसे बोलते हैं, या ब्लड क्लॉट, इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाए तो ब्रेन की उस पर्टिकुलर आगे की सप्लाई रुक जाती है और उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और उससे आगे की न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं और वो जिस पार्ट को वो कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, यानी जिस पार्ट को सप्लाई करता है वो ब्रेन का एरिया, वो काम करना बंद कर देता है। इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स धीरे धीरे नैरो हो जाती है। यानी कोई पाइप है और उसका धीरे धीरे उसके अंदर कुछ फंसने लगता है और धीरे धीरे उसमें पानी जैसे कम आता है। इसी तरह से ब्लड सप्लाई उसकी कम हो जाती है। जैसे उसमें फैट के पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं या कोई क्लॉट आ जाए, एम्बोलाई आ जाए, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल नैरो हो जाता है और धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है, तो उससे आगे की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। दूसरा आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स कहीं से लीक होने लगती है और वो वहाँ के आसपास की सेल्स पे उसके ब्लड फैलने लगता है और उसकी वजह से उसके आगे की सेल्स में सप्लाई रुक जाती है और वो डैमेज होने लगती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा हुआ हो तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। शुगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। जैसे आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल कम एक्सरसाइज वाला है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप हैवी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, और आप बहुत तरह के अलग अलग तरह के ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी मेडिकल कंडीशन भी होती हैं जो स्ट्रोक होने के लिए आपको इंडिकेट करती हैं। अगर आप समय रहते उनको कंट्रोल करें तो स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर या डायबिटिक मेलाइटिस, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा होना, उससे भी स्ट्रोक हो सकता है। अगर बॉडी वेट एक्सेस है या ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है या फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है या किसी भी तरह का कोई प्रेशर है, बिजनेस प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो भी स्ट्रोक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं, जैसे कार्डियोमेगाली हो गया या इस तरह की कोई चीज़ हो गई, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, या इस तरह का कोई कार्डियक फेलियर है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं हेमीप्लीजिया, यानी हाफ साइड का पैरालिसिस हो जाता है
तो उसकी एक्यूट स्टेज में बेड पे पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए और सिटिंग में उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अच्छा, उससे ज़रूरी चीज़ कि हमें पोजीशनिंग की ज़रूरत क्यों होती है। पेशेंट को अलग अलग पोजीशन में लिटाना क्यों ज़रूरी होता है, तो पेशेंट को अलग अलग पोजीशन में इसलिए लिटाना ज़रूरी होता है कि एक तो उसका सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे, जो पार्ट अफेक्टेड है यानी जो पार्ट वीक है उसमें किसी तरह का सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ना हो। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन हो जाता है, यानी ब्लड वेसल्स का रुकावट हो जाता है या खून का दौरा रुक जाता है, उसकी वजह से उस पार्ट को डैमेज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए उसको फ्री रखना चाहिए। उसको डीबीटी होने से बचाना है, उस पार्ट को बेड सोर होने से बचाना है, उस पार्ट को डिफॉर्मिटी होने से बचाना है। अगर प्रॉपर पोजीशनिंग, टाइम टू टाइम पोजीशनिंग होती रहे तो बेड सोर होने से बच जाएगा, डिफॉर्मिटी होने से बच जाएगा, और जैसे जैसे रिकवरी होगी वो पार्ट जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, बेड सोर हो जाए, तो ये जितने भी फैक्टर होते हैं या डीबीटी हो जाए, ये सब उसके डेवलपमेंट को, यानी उसकी अगर रिकवरी की स्पीड को कम कर देते हैं। इसलिए समय रहते इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर हेमीप्लेजिक पेशेंट को जब हम सुपाइन लिटाते हैं तो पिल्लो का बहुत ध्यान रखना होता है, जिसमें हम जब सुपाइन लेटते हैं तो एक पिल्लो सिर के नीचे पतला, और जो साउंड साइड है उसको नॉर्मल रखते हैं, और जो अफेक्टेड साइड है यानी वीकर साइड है उस साइड में जो अफेक्टेड हैंड है उसके नीचे एक पिल्लो लगाते हैं, और जो पैर अफेक्टेड है उसके साइड में भी एक पिल्लो लगाते हैं ताकि उसकी पोजीशन न्यूट्रल हो जाए। इनके हाथ में थोड़ा स्पासिटी यानी टाइटनेस है, लेकिन ज़्यादातर अर्ली स्टेज में फ्लैसिडिटी होती है या वीकनेस होती है, तो उस कंडीशन में पिल्लो इस तरह से लगाया जाता है ताकि उस जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें किसी तरह का प्रेशर ना आए और किसी तरह का दबाव ना पड़े और डीवीटी या नेक्रोसिस ना हो। जब हम पेशेंट को साइड लाइंग में लिटाते हैं तो अफेक्टेड साइड को ऊपर रखते हैं। ऊपर रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम साइड लाइंग में रखेंगे पेशेंट को तो एक पिल्लो पेशेंट के नेक के नीचे यानी जो शोल्डर और नेक का जो गैप है उसको फिल करे। दूसरा पिल्लो पेशेंट के अफेक्टेड पैर के नीचे, और तीसरा पिल्लो आप उसके अफेक्टेड हैंड के नीचे रखेंगे। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की हाइट और कितना थिन है या कितना पेशेंट फैटी है उसके अकॉर्डिंग आप पिल्लो एडजस्ट कर सकते हैं, और जिससे पेशेंट का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े किसी पॉइंट पे। इसलिए पेशेंट को सीधा और कंफर्टेबल पोजीशन में उसे एडजस्ट करना है। किसी तरह का पेशेंट के ऊपर प्रेशर, अफेक्टेड साइड में प्रेशर नहीं आना चाहिए ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो या बेड सोर ना हो। इसलिए हर 2-2 घंटे में आपको अलग अलग पोस्चर मेंटेन करने हैं जिससे पेशेंट कंफर्टेबली और अदर कोई प्रॉब्लम ना आए, पेशेंट को बेड सोर या डीवीटी ना हो। वीक पार्ट में जब हम पेशेंट को लिटाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ध्यान रखना है कि उस शोल्डर में और उस लेग में जो अफेक्टेड है उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेशेंट को स्लाइटली टिल्ट करेंगे और उसके बैक साइड में एक पिल्लो लगा देंगे। फिर उसके बाद उसका जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको फ्री रखेंगे और लेग को स्लाइटली मोड़ देंगे, और अनअफेक्टेड जो लेग है उसके नीचे एक पिलो लगाएंगे, और अफेक्टेड जो हैंड है
एंड शोल्डर है उसके नीचे एक पिलो लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जो भी प्रेशर अफेक्टेड साइड पड़ रहा है, यानी जो कमज़ोर साइड है उसमें प्रेशर पड़ रहा है, वो रिलीज़ हो जाए और पेशेंट कंफर्टेबली लेट सके, जिससे किसी तरह का उस पार्ट में प्रेशर या बेड सोर ना पड़े और उसमें डीबीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या नेक्रोसिस होने का खतरा ना रहे और बेड सोर ना बन पाए और उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। अब हम जब पेशेंट को सिटिंग पोस्चर मेंटेन करवाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की स्पाइन इरेक्ट रहे, उसके बैक पे एक कुशन लगा लें, जो चेयर होगी वो दोनों साइड से सपोर्टेड होनी चाहिए और फुट बिल्कुल ज़मीन से फर्मली अटैच होने चाहिए या बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। दोनों हाथों के सामने चेयर पे आप मोटा पिल्लो यूज़ कर सकते हैं या सॉफ्ट कुशन कोई यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है वो लटका हुआ ना रहे। और जो हिप है, हिप के साइड में अगर थोड़ा सा रोटेशन होता है तो उसके नीचे एक टॉवल का रोल बना के रख लें, ताकि हिप का रोटेशन ना हो और पेशेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठ सके। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि किसी ज़रूरतमंद को इससे कुछ फ़ायदा हो सके। और हाँ, आने वाला नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, इसी आशा के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।